साल था 1971। भारत ने इतिहास की सबसे शानदार सैन्य जीतों में से एक हासिल की थी। लेकिन उस जीत के जश्न के बीच से एक सवाल पैदा हुआ, जो आज 50 साल बाद भी हमारे जहन में गूंजता है। जब हमारे पास सब कुछ था, हर पत्ता हमारे हक में था, तो हमने पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके वापस क्यों नहीं लिया? चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलते हैं। सोचकर देखिए जरा, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में, मतलब नेगोशिएशन की टेबल पर सारी की सारी ताकत हमारे पास थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ये कहानी है मुश्किल फैसलों की, पर्दे के पीछे के अंतर्राष्ट्रीय दबावों की और भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक इंदिरा गांधी के प्रैक्टिकल नजरिए की। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। मार्च 1971, इंदिरा गांधी चुनावों में एक जबरदस्त जीत का जश्न मना ही रही थीं कि सिर्फ 15 दिनों के अंदर देश के दरवाजे पर एक ऐसा मानवीय संकट आ खड़ा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 100 या 1000 नहीं, बल्कि पूरे 1 करोड़ शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भारत आ रहे थे। और देखिए विडंबना क्या थी, इंदिरा गांधी ने जिस नारे पर चुनाव जीता था वो था गरीबी हटाओ। भारत पहले से ही अपनी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा था और अब गरीबी हटाने की शुरुआत करने से पहले ही देश पर 1 करोड़ अतिरिक्त लोगों को खाना खिलाने, उन्हें छत देने का बोझ आ पड़ा था। दबाव बहुत बहुत ज्यादा था। तो ये जो 1 करोड़ लोग भाग कर आ रहे थे, इसकी एक वजह थी, और उस वजह का एक नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। ये पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का एक बेहद क्रूर अभियान था, जिसने वहां हिंसा और डर का माहौल बना दिया। अचानक पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या भारत की समस्या बन गई थी, और इस चिंगारी से पूरे क्षेत्र में आग लगने का खतरा था। अब इतने बड़े संकट को देखते हुए इंदिरा गांधी का रिएक्शन बिल्कुल सीधा था, हमला करो। अप्रैल में उन्होंने अपने आर्मी चीफ महान सैम मानेकशॉ को बुलाया और उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन उन्हें जो जवाब मिला, उसकी उम्मीद शायद उन्होंने भी नहीं की थी। और यहीं पे जनरल मानेकशॉ की दूरदर्शिता सामने आती है। उन्होंने सिर्फ यस मैडम नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक जबरदस्त एनालिसिस पेश किया। उन्होंने समझाया, हमारे नक्शे ब्रिटिश जमाने के हैं, आने वाला मॉनसून हमारे टैंकों को कीचड़ में फंसा देगा, उत्तर में हिमालय के दर्रे खुल रहे हैं जहां से चीन हमला कर सकता है, और हमारे हथियार पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। उनका साफ कहना था, अभी हमला करना मतलब खुदकुशी करना। उन्होंने नवंबर तक का वक्त मांगा। उस कमरे के तनाव को महसूस किया जा सकता है। मानेकशॉ ने तो इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर आप मुझे अभी हमला करने को कहेंगी तो मैं 100% हार की गारंटी देता हूं। और उस एक पल में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने जनरल पर भरोसा किया। वो इंतजार करने को तैयार हो गई। ये वो ठहराव था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। तो एक तरफ भारत तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ दुनिया की बिसात हमारे खिलाफ बिछी हुई थी। अमेरिका, जहां निक्सन राष्ट्रपति थे, और चीन, ये दोनों ही देश खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। उस वक्त भारत खतरनाक हद तक अकेला पड़ गया था। और ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी, ये मामला पर्सनल हो चुका था। डिक्लासिफाइड टेप से पता चलता है कि प्रेसिडेंट निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत तौर पर नापसंद करते थे। ये साफ था कि पश्चिम से मदद तो दूर, सिर्फ विरोध ही मिलने वाला था। अब चारों तरफ से घिर चुकी इंदिरा गांधी ने एक ऐसा दांव चला जिसने सबको चौंका दिया। एक मास्टर स्ट्रोक। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। बस इसी एक कदम ने पूरा खेल बदल दिया। अब अगर अमेरिका या चीन भारत पर हमला करने की सोचते तो उन्हें सोवियत संघ से सीधी टक्कर लेनी पड़ती। सोवियत संघ का साथ मिलते ही भारत की जवाबी कार्रवाई बिजली की रफ्तार से हुई। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को हमला किया और उसके बाद सिर्फ 13 दिनों के अंदर भारतीय सेना ढाका में थी। यहां तक कि अमेरिका का 7वां बेड़ा भी जब बंगाल की खाड़ी में आया तो सोवियत पनडुब्बियों ने उसका रास्ता रोक दिया। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। नतीजा ऐसा था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। इसे ऐसे समझिए, ये उनकी पूरी सेना का लगभग 1/3 हिस्सा था। भारत ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती थी, अब उसके हाथ में मोल भाव करने का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, शिमला में शांति समझौता। जरा उस टेबल की तस्वीर देखिए। एक तरफ भारत, जिसके पास 93,000 युद्धबंदी हैं,
पाकिस्तान का 9,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका कब्जे में है और एक ऐतिहासिक जीत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान। भला यहाँ क्या गलत हो सकता था? और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी जबरदस्त बढ़त होने के बावजूद पोको को भारत में मिलाए बिना सब कुछ वापस क्यों दे दिया गया? इसका जवाब जंग के मैदान में नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे चल रहे उन दबावों में छिपा है जो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहे थे। देखिए, जीत के बाद पूरी दुनिया भारत पर दबाव बनाने लगी। हमारे सोवियत दोस्तों ने भी कह दिया कि उनके सपोर्ट की एक लिमिट है। अमेरिका और चीन ने धमकी दे डाली कि अगर पाकिस्तान को और तोड़ा गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। शरणार्थियों की समस्या भी हल हो चुकी थी, मतलब युद्ध का जो मुख्य कारण था वो खत्म हो गया था। अचानक पीओके पर जबरदस्ती कब्जा करना एक बहुत बड़ा और खतरनाक जुआ बन गया। और तभी बातचीत की टेबल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक ऐसा दाव खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब इंदिरा गांधी ने 93,000 युद्धबंदियों का मुद्दा उठाया तो कहा जाता है कि भुट्टो ने बहुत ठंडे अंदाज में कहा, वो गद्दार हैं, आप चाहें तो उन्हें मार सकती हैं। बस एक लाइन और उन्होंने भारत के सबसे बड़े हथियार को बेअसर कर दिया था। और आखिरकार शिमला समझौते पर दस्तखत हुए। भारत ने युद्धबंदी और जीती हुई जमीन वापस कर दी। बदले में पाकिस्तान इस बात पर राजी हुआ कि भविष्य में सारे मसले द्विपक्षीय बातचीत से ही हल होंगे। और यहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC की नींव पड़ी, जो आज तक अच्छे या बुरे के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच की हकीकत है। तो हम 1971 को किस तरह देखें? क्या ये कश्मीर समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक सुनहरा मौका था जो हमने गंवा दिया, या फिर ये असलियत की ज़मीन पर लिया गया एक समझदारी भरा फैसला था जहां एक बड़ी जीत के बजाय एक स्थायी शांति को चुना गया? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को उस तरह देखते हैं जैसा उसे होना चाहिए था, या फिर उस तरह जैसा वो असल में था।